चलो लेट्स स्टार्ट। राइट। तो आज हम ये एक ओरिजिनल एलसी की डिकोडिंग करेंगे। आपके सामने एक ओरिजिनल एलसी है और इसके मतलब आपने थ्योरी पढ़ी हुई है। एलसी के टाइप्स पढ़े हुए हैं। व्हाट इज एलसी, एलसी टाइप, रिवोकेबल, इरिवोकेबल, कंफर्म, अनकंफर्म, देन असाइनेबल, नॉन असाइनेबल। बट थ्योरेटिकल अवेयरनेस होने के बाद भी आप जब एलसी ओरिजिनल आ जाए और आपको अपनी कंपनी में परफॉर्म करना है और एलसी में उसमें आप पढ़ने के बाद आप इंस्ट्रक्शन देंगे किस किस को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, उनके लास्ट डेट डेडलाइन क्या है। आप इंस्ट्रक्शन दोगे लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट को, सब शिपिंग लाइन के कंटेनर्स अरेंज करने हैं आपको, मूवमेंट कब करवानी है। और डॉक्यूमेंटेशन वाले डिपार्टमेंट को बोलोगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ध्यान रखने हैं एलसी के अकॉर्डिंगली। तो मतलब बीइंग एन एक एक्सपोर्ट मर्चेंडाइजर या एक ओनर ऑफ द कंपनी, आपको बिल्कुल विजिल रहना पड़ेगा एलसी के अकॉर्डिंगली काम हो रहा है नहीं हो रहा, अदरवाइज आप लॉस हो जाएगा, आपका पेमेंट डूब जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सामने जो आया है मैसेज है, ये एक एलसी आई है एसबीआई बैंक की आपके सामने। ठीक है, तो एसबीआई में फोन आया आपके बैंक से कि मुबारक एलसी आई है, आप चले गए वहाँ, उन्होंने प्रिंट आउट निकाल के दे दिया, आपको ये एलसी मिली है। अच्छा, ये थोड़ी पुरानी एलसी है, यूसीबी 500 के हिसाब से है। हम अभी यूसीबी 600 के हिसाब से इसको पढ़ेंगे। फिर 31/12/2004 को आपका एलसी रिसीव हुई है। और ये डेट फॉर्मेट भी पूछ लेना, क्योंकि अगर 9 10 8 9 लिखा होता तो कंफ्यूज हो जाता कौन सा मंथ है कौन सा डेट है। तो यू शुड आस्क द बैंक व्हाट इज द डेट फॉर्मेट ऑल्सो। तो सीक्वेंस नंबर इज 3118। इट मीन्स इससे पहले 17 आया होगा, इसके बाद वाला 19 आएगा। द मैसेज विल बी डिफरेंट। अभी इसमें जो है 318 है, ये एक इश्यूएंस ऑफ डॉक्यूमेंट रिलेटेड, ये एलसी का ऑर्डर है, एलसी का ऑर्डर आने का मैसेज है आपके पास। नेक्स्ट, अब MT78 एक स्विफ्ट मैसेज नंबर है जो एलसी इश्यूएंस का होता है। 17 वाला नंबर का मैसेज होगा वो स्टॉप चेक का हो सकता है। 19 वाला जो मैसेज आए वो अपने उसकी ओवरड्राफ्ट की या कुछ लायबिलिटी या लिमिट बढ़ाने वाला हो, कोई भी हो। हमारा मैसेज 3018 इज MT78, इट इज इश्यूएंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। अब सेंडर एड्रेस, आपके एलसी के हम सेंडर लिखेंगे, यहाँ पे कोड लिखा हुआ है BRCB 22। तो ये ना मान लें कि इसका स्विफ्ट कोड है जब तक कंफर्म ना करें। तो बैंक का नाम देखते ही आपको नाम लगा बार्कलेज बैंक। अब नया बैंक अगर आपने नहीं सुना हो तो आप अपने मैनेजर से पूछोगे कि सर, एसबीआई बैंक मैनेजर से, सर ये बैंक कैसा है, इसकी रेटिंग क्या है। ये ड्राफ्ट एलसी के टाइम ही पूछ लेना था, तो ये तो ओरिजिनल आ गई है। अगर साउंड नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे, कंफर्मेशन की डिमांड करेंगे। बट बैंक मैनेजर हमने बोला बार्कलेज बैंक इज नंबर 1 बैंक ऑफ यूके, नो डाउट आप आज से आज काम कर रहे हैं। ये मतलब नॉन ट्रांस हुई हो, क्या बोलते हैं उसको, अनकंफर्म भी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो, हाँ जी। ये कट रही है आवाज, एक बार अभी ऑनलाइन ही बताया। सर थोड़ा डिस्टर्ब चल रही थी। अभी ठीक है सर। वही पंखा बंद कर देता हूँ मैं, थोड़ी क्लियर आ आवाज आ जाएगी। ठीक है, राइट, क्लियर है। फैन ऑफ हो क्लियर जाए, सर। हाँ फैन ऑफ चलना। हो जाए क्लियर हो जाती है। राइट, चलें तो अभी आगे अपना आ गया ये एसबीआई बैंक, बार्कलेज बैंक क्लियर है, अच्छा बैंक है, कोई नो प्रॉब्लम। तो अब आपका बैंक एसबीआई हो गया। आपका ये एसबीआई नंबर जो ऊपर लिखा है, ये स्विफ्ट कोड नहीं है, मेंशन करें तो मानना, नहीं तो नहीं मानना। अब नीचे लिखा है मोर BMDC 4786 104, ये एलसी नंबर है, मगर मेंशन नहीं किया है तो अभी आपको मानना नहीं। ये जस्ट रेफरेंस वाला और मैसेज ऊपर वाला, ये सेंडर रेफरेंस ये होगा। अगर बार्कलेज बैंक अपने बैंक में ये स्ट्रिंग डालेगा तो ये एलसी वापस रिट्रीव होगी। और रिसीवर एसबीआई, ये लंबी स्ट्रिंग है, ये एलसी नंबर, मतलब वापस इस एलसी को खोलने के लिए सिस्टम में डालेंगे तो यही वापस एलसी आएगी। यहाँ से एलसी आपकी शुरू होती है, स्विफ्ट नंबर, टोटल नंबर 1 एंड टोटल 1। इट मीन्स अगर सपोज 4 एलसी एक साथ अगर एक बायर ने भेजी हो
तो क्या होगा, सीक्वेंस नंबर 1 टोटल 4, फिर ये वो खत्म होगी, सीक्वेंस नंबर 2 टोटल 4, फिर वो खत्म होगी, फिर मैसेज में 4 एलसी एक साथ होगी। सीक्वेंस नंबर वो किसी प्रोडक्ट की कोई अलमारी की अलग होगी, टेबल्स की अलग होगी, इस तरह से हो सकती है। ठीक है। अब ये फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट क्रेडिट इररिवोकेबल, यूसीबी 500 में ये था कि अगर आपको इररिवोकेबल एलसी लिखना है तो मेंशन करना पड़ेगा इररिवोकेबल, और रिवोकेबल एलसी नहीं मेंशन करते थे। तो इससे क्या होता था, बहुत एक्सपोर्टर्स लॉस में चले जाते, तो जो रिवोकेबल एलसी उनकी वो अपने ध्यान उन्हें नहीं रख। पता ही नहीं होता था। अब इररिवोकेबल 600 में क्लियर है, कुछ भी नहीं लिखो तो इररिवोकेबल तो मानी ही जाएगी। ठीक है। और आपके इसके बाद है ना, और अभी बिल्कुल रिवोकेबल का, ठीक है। और इशू ऑफ क्रेडिट एलसी इशू हुई है 30/12/2000। डेट ऑफ इशू मतलब तारीख आप लिख लेना, 3 डेट्स आपको लिखनी पड़ेगी, डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ शिपमेंट और डेट ऑफ एक्सपायरी, ये 3 डेट्स आपको मेंशन करनी, जिसमें आपकी 2 डेट्स आपके सामने आ गई। ये डेट आ गई, एक तो डेट ऑफ एक्सपायरी, इसमें एक प्लेस ऑफ एक्सपायरी पे भी बहुत ध्यान देना, क्योंकि डेट ऑफ एक्सपायरी आपकी हो गई, ये आपकी डेट ऑफ एक्सपायरी हो गई 26/2, सिर्फ ये 59 डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ एक्सपायरी इंक्लूड करके ये 59 डेज की एलसी है। इसने कम टाइम पे ली थी, मतलब इसमें प्रोडक्शन टाइम कम है बहुत। मगर अब जब भी एलसी लोगे आप अपने 3 चीज बात ध्यान रखना, डेट्स का ध्यान रखना, डेट ऑफ इशू से प्रोडक्शन टाइम आप ऐड करना, प्रोडक्शन टाइम में 10 दिन का डिले रख लेना, बाई चांस कोई सप्लाई डिले करे। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स जमा कराने के 10 दिन, उसमें 10 दिन डिले, शिप डेट ऑफ शिपमेंट में 5-6 दिन का डिले लेना, यूँ करके करीब 3 महीने की एलसी जरूरी है, तब जाके अपने आराम से काम होता है। और प्रोडक्शन अगर प्रोड्यूस पहले से ही तैयार पड़ा हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब ये प्लेस है इंडिया, मतलब डॉक्यूमेंट्स आपको इंडिया में ही जमा कराने हैं, कब तक, 26/2 तक। इस 27 को कहानी खत्म, तो लास्ट डेट ये हो जाएगी आपकी। ठीक है। एप्लीकेंट बैंक बार्कलेज बैंक पीएलसी, P.O. Box 340, जहाँ बैंक का एड्रेस है वहीं ये एड्रेस डालना है, और इसमें कोई पॉइंट कॉमा का भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अगर 45 के बाद कॉमा नहीं है तो आपके डॉक्यूमेंट्स में ये कॉमा नहीं लगाना है। और 2B Z है, 2B2 नहीं लिखना, कि गलती करोगे तो उसके हर गलती के पैसे काटेगा बैंक आपको। ठीक है। एप्लीकेंट मीन्स, एप्लीकेंट बैंक मीन्स इंपोर्टर का बैंक, एप्लीकेंट नेम एंड एड्रेस मीन्स इंपोर्टर का नेम एंड एड्रेस। तो ये इंपोर्टर हमने ऊपर से वाइटिंग लगाई भी हटाया हुआ है, मेंशन नहीं किया हुआ है, क्योंकि इंपोर्टर का एड्रेस हम ओरिजिनल एलसी में बताने लग गए, तो जिसने एलसी हमें दी है वो कहेगा सर आपने तो पूरा आउट कर दिया हमारा ऑर्डर। ठीक है। तो ये बर्मिंघम लिखा हुआ है, यहाँ पे इंपोर्टर का एड्रेस था, तो जहाँ पे भी डॉक्यूमेंट्स में जहाँ इंपोर्टर का एड्रेस आएगा वो ये मेंशन होगा। राइट। इसके बाद हम चलते हैं पेज नंबर 2 पे, ये 2 3 आ गया, 1 मिनट को, पेज चेंज हो रहा है। पेज चेंज हो गया आपके। सर हाँ, बोले बोले सर आप ये जो बोले। लेफ्ट में लिख रखा है 11A 31C 31D, हाँ ये साइड में है ये, व्हाट इज दिस सर? हाँ ये पूछना जरूरी है, आप पूछा करें, बीच में पॉज ना दें, पूछ इमीडिएटली पूछ लें। ठीक है। तो अब ये ओके सर। नंबर है, ये बैंक में जब टाइप करते हैं ना एलसी, तो ये शॉर्ट कीज हैं, 32B 32, उनको हैबिचुअल हो जाती है। हम लोग बाहर के हैं, जब बैंक में जाके ट्रेड फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाएंगे ना, ये आराम से टाइप करेंगे, स्टार्ट 41D करेंगे तो ये आ जाएगा, 42C में ड्राफ्ट एट 42, इस तरह से रॉय। तो ये इनको टाइपिंग भी नहीं करना पड़ता, इनके सिस्टम में अपना आ जाता है। ये है, तो अपन अब ये ओके तो सर। तो बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी हो गया एक्सपोर्टर, तो एक्सपोर्टर हमारा नाम और एड्रेस ये पूरा आ जाएगा इसमें। इसके बाद करेंटी कोड, करेंसी कोड पे बहुत ध्यान देना, क्योंकि हमारी फिगर $1 लाख की हुई और ऑस्ट्रेलियन डॉलर लिख दिया ये यूडी, तो एक आपको कन्वर्ट होकर पैसा कम आएगा। राइट। उसके बाद परसेंटेज क्रेडिट अमाउंट टॉलरेंस 10%, मतलब ये कहते हैं प्लस माइनस, ये हर एक एलसी में होता नहीं है। अपनी अमाउंट कितनी है, 1000, नहीं, $15,171। अब ये टॉलरेंस दिए गए कंटेंट में अगर माल ना आए, मतलब एक्स्ट्रा जगह खाली हो, तो आप 10% प्लस डाल देना, मतलब $1,517 का माल आप इसमें डाल सकते हो। आपको एक लिमिट दे दी, क्रेडिट अमाउंट में लिमिट दे दी, टॉलरेंस दे दी, आप 10% एक्स्ट्रा अमाउंट का माल डाल सकते हो अगर जगह खाली है।
और बाई चांस जगह खाली ना हो तो 10% का माइनस कर सकते हो 1517 का। ये क्लियर हुआ? प्लस माइनस कंटेनर में जगह खाली क्लियर हो, हो गया। $1517 का माल डाल देना, 10% वैल्यू का। और जगह में जगह नहीं हो, 10% का माल निकाल, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है? अवेलेबल विद एंड बाय एनी बैंक बाय नेगोशिएशन। आप बैंक में, जरूर नहीं है एसबीआई, आप किसी बैंक में भी जमा कर सकते हैं, बट पेमेंट आपका नेगोशिएशन से ही आएगा। मतलब वहां जाएगा, पार्ट बैंक देखेगा, वो आ जाएगा। ठीक है? कलेक्शन के लिए आपने किसी ऐसे दूसरे बैंक से भेज दिया, एचडीएफसी से या कुछ, तो वो आपका अकाउंट नहीं होते भी ले तो लेंगे, मगर वो आपको भिजवाएंगे और डीडी दे देंगे आप। ठीक है? नेगोशिएशन से पैसा आ जाएगा, आप अपने खाते में ट्रांसफर करवा लेना। और नहीं आपने बैंक से अच्छे रिलेशन, गो हेड विद योर एसबीआई बैंक। ठीक है? अब इसमें लिखा है ड्राफ्ट एट साइट। ड्राफ्ट मीन्स एलसीज होगी। तो आप आपके डॉक्यूमेंट है इसमें, कई बार एलसी एट यूजेंस ऑफ 15 डेज 30 डेज, मतलब 15 दिन बाद पैसे देंगे, वो देगा। यहाँ डॉक्यूमेंट पहुंचे एट साइट, ओके, जैसे चेक एट साइट होता है, चेक पहुंचता है, पेमेंट आता है, इस तरह से आपका एट साइट का पेमेंट होगा। फिर बाद में डॉन एंड बार्कलेज बैंक टोटल सम क्लियर फॉर 100% ऑफ ये ऑर्डर पूरा 100% एलसी पे है। पार्शल शिपमेंट नॉट अलाउड, टुकड़े में माल भेज सकते हो, दो शिपमेंट नहीं, पूरा एक लॉट जाना चाहिए। ट्रांसशिपमेंट अलाउड, ट्रांसशिपमेंट शिप चेंज होते हैं, वो अलाउ कर दिया, क्योंकि बाई चांस डायरेक्ट सर्विस नहीं हो, दुबई से चेंज होते हैं शिप, तो इन्होंने अलाउ दे दिया। मगर इंडिया से यूके डायरेक्ट शिप है, तो इन्होंने अलाउ किया। इसने सोचा कि बर्मिंगम पहुंचेगा तो उतर के ट्रांसशिपमेंट होगा, वो ट्रांसशिपमेंट नहीं कहलाता, वो ऑन कैरेज कहलाता। मगर इसमें दे दिया तो अपने आपके सर पास ऑप्शन ज्यादा है शिपिंग लाइन के। हाँ जी, बोलो। सर एक बार कैन यू स्क्रॉल अप? हम्म। सर अवेलेबल विथ एंड बाय, व्हाट इज दैट सर? अवेलेबल विद, और ये वाला एनी बैंक, आपका जैसे ना ऑर्डर आया एसबीआई में, आई है बैंक, अवेलेबल विद एनी बैंक में, आप डॉक्यूमेंट है ना, जरूर नहीं एसबीआई में जमा कराएं, एनी बैंक में जमा करा सकते हैं, जो भी फॉरेन एक्सचेंज एनी बैंक। तो आप जाके एचडीएफसी बैंक में भी जमा, जैसे एचडीएफसी में आपका खाता भी नहीं है, आप उसमें जमा करा दें, कलेक्शन के लिए भेजेंगे तो वो एज ए फॉरेन के वो आपको एक्सचेंज रेट अच्छी दे रहा है, आप वहां जमा करा दोगे, एक्सचेंज रेट के लिए वो बाय डॉक्यूमेंट जाएंगे कलेक्शन के लिए, और बट पैसा वो बैंक आपको नेगोशिएशन पे देगा, आता नहीं देगा, वहां से पैसे आएंगे तो आपको देगा। ठीक है? एसबीआई में खाता है, एसबीआई में डॉक्यूमेंट नहीं जमा कराना चाह रहे आप, अपने एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट एचडीएफसी से कराना चाह रहे हो, तो आप अवेलेबल, आप ये एलसी है अवेलेबल, आप एनी बैंक, किसी के बैंक के थ्रू भिजवा सकते हैं, बट पेमेंट विल बी गिवन यू बाय नेगोशिएशन। और वो नेगोशिएशन मतलब डॉक्यूमेंट चेक करेंगे और आपका पेमेंट मिलेगा। डन? एंड सर ड्राफ्ट एट साइट मींस? ड्राफ्ट एट साइट, ड्राफ्ट मीन एलसी, ड्राफ्ट एट साइट, डॉक्यूमेंट गए वहां देखे, एट साइट हो गया, साइट हो गया, देख लिया, पैसे दे दो। नहीं तो क्या होता है, एलसी गई एट यूजेंस ऑफ, दूसरा लिखा होता है ड्राफ्ट एट यूजेंस ऑफ, एलसी एट यूजेंस ऑफ 15 डेज, और एलसी हो गई, डॉक्यूमेंट देख लिए, पैसे 15 दिन बाद आएंगे इंडिया। तो ये आपके पैसे हैंड टू हैंड आएंगे, डॉक्यूमेंट चेक करेगा और पेमेंट आएगा। क्लियर? ओके सर। समझो? एलसी एट साइट means payment will be received as soon as document received by the by overseas bank. They will check the authentication. If the authentication is okay, they will release the payment. बट लिखा होता है एलसी एट यूजेंस ऑफ 30 डेज, तो आपके पे डॉक्यूमेंट ओके हो गया, एक्सेप्ट हो गया, बट पेमेंट 30 दिन बाद आएगा। तो कौन सा अच्छा चाहिए आपको? एलसी एट साइट सर ही एट मान, साइट। अब पेमेंट हम लिखते हैं, आप परफॉर्म इनवॉइस में लिख देंगे पेमेंट हम एलसी एट साइट। अभी ट्रांसशिपमेंट हो गया अलाउड, अब लिखा लोडिंग ऑन बोर्ड एनी इंडियन पोर्ट, किसी भी इंडियन पोर्ट से लोड कर दे, किसी यूके पोर्ट को उतार दें। ये अब लगता है कोई लिखा हो जेन पोर्ट लिखा हुआ आ जाए, और आपने क्या कर देंगे सर जेन पोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप लास्ट मोमेंट में भेज रहे हो और एकदम बॉम्बे में बारिश हो गई, सारी ट्रेन 10 दिन तक बॉम्बे नहीं जाएगी, अहमदाबाद से टर्न कर रहे हैं, तो आप तो परेशान हो जाओगे। अब ये तो डिस्टेंसी छोटी डिस्टेंसी, इसमें पेनल्टी कटेगी, मगर डिस्टेंसी तो हो गई, आप जैनपुर से लोड करके दूसरे मुल्ता से करोगे, मगर यानी इंडियन पोर्ट लिखा है तो आप फ्री हो, बोले जैनपुर से जाए मुल्ता से जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बाहर के भी किसी पोर्ट यूके पोर्ट पे आप उतार दोगे। ठीक है? लेटेस्ट डेट ऑफ शिपमेंट, ये आखिरी डेट है 5 तक, आप शिप में जहाज चढ़ा दो, तो 3 डेट आ जाती है, बीच में ही आती है, डेट ऑफ इश्यू और डेट ऑफ एक्सपायरी के बीच की डेट ये है। फिर डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में आपको 276 पैकेज ऑफ वुडन स्टेशन फर्नीचर फ्री ऑन बोर्ड, ये आपको चढ़ाना है। इसमें डिस्क्रिपेंसी आएगी क्योंकि 10% प्लस माइनस दिया है, अगर प्लस माइनस कुछ हुआ
ये पैकेज कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उसमें एलसी में ये नहीं कहेगा गलती हो गई। ठीक है। साइन कमर्शियल इनवॉइस इन 3 और 6 कॉपीज, ये जो आपके इनवॉइस कॉपीज हैं ये 6 में आपके बैठी जाएंगी। ठीक है। उसके बाद हो गया आपका ये आगे हो गया साइन कॉम्बिनेशन 3, और यहाँ डॉक्यूमेंट ये मतलब एलसी में होते हैं 3। ए फॉर होता है डेट्स, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ शिपमेंट, डेट ऑफ एक्सपायरी, वो हो गया। बी पॉइंट में होता है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, तो इसमें डॉक्यूमेंट्स ने क्या मांगे, साइन कॉमर्शियल इनवॉइस इन 3 और 6 कॉपीज एंड पैकिंग लिस्ट इन 2 ओरिजिनल्स। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज आ गया कि नहीं आया? आ गया मोहित? आ गया सर। फिर ओरिजिनल कॉपीज 3, इमीडिएटली रेस्पॉन्स दिया करें आप, थोड़ा लेट मत करो। ठीक है, तो 3 by 3 आप मतलब ओरिजिनल 3 होती है, तीनों के तीनों ओरिजिनल चाहिए होती है, 6 कॉपीज इसमें ओरिजिनल तीनों चाहिए। 6 है नॉन नेगोशिएबल, मतलब नॉन नेगोशिएबल से डिलीवरी नहीं होती बट रेफरेंस के लिए होती है, और ओरिजिनल से ही माल डिलीवर होता है। बैंक एक भी नहीं छोड़ता, 3 ओरिजिनल इशू होती है, तीनों के तीनों चाहिए। और ये क्लीन ऑन बोर्ड मतलब आप ऑन बोर्ड मतलब जांच पे चढ़ना है, ये इनको टर्म आगे पढ़ेंगे जब। तो शिप पे आराम से चढ़ने के बाद बिल ऑफ lading इस बायर के नाम से होनी चाहिए, बायर का नाम यहाँ लिखा हुआ था। फिर सी पार्ट पर हमने बताया था कंडीशन, तो ये कंडीशन रखी है। ऑल चार्जेस रिलेटेड अकाउंट ऑफ एप्लीकेंट, एलसी खोलने के चार्जेस एप्लीकेंट के लगते हैं बायर के। ऐसे फंड ट्रांसमिशन विच आर अकाउंट ऑफ बेनिफिशियरी, तो जो बीच की रूटिंग होती है वो एक्सपोर्टर को देनी पड़ जाती है। अगर एलसी घूमती हुई बहुत ज्यादा जगह घूमती आई तो आप रूटिंग पहले पूछ लेना, ड्राफ्ट एलसी बना जाएगा। ज्यादा रूटिंग है, उसके अमाउंट बढ़ रहे हैं, तो आप कहते हैं ये मैं बेयर करूंगा या नहीं करूंगा। टॉलरेंस ऑफ ±10% हमने पढ़ ही लिया, क्वांटिटी और वैल्यू दोनों में, ये ध्यान रखना है। प्लस अनलेस अदरवाइज स्टेटेड डॉक्यूमेंट शुड बी इशूड इन इंग्लिश लैंग्वेज, दिस में भी डिसरिगार्डेड। आपने इनवॉइस बना दी, ऊपर लिख दिया शुभ लाभ, नीचे लिख दिया भूल चूक लेनी देनी, बेचा माल वापस नहीं होगा, ऐसी चीजें नहीं चाहिए। सारी इंग्लिश में होना चाहिए, A4 साइज पेपर में, वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड साइज में इनवॉइस बननी चाहिए। ऑल डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट में ओरिजिनल मांगा उसमें ओरिजिनल की सील, जिसमें कॉपी है कॉपी की सील होनी चाहिए। ठीक है। और एलसी होती है क्या है कि रिटर्न अंडरटेकिंग होती है, दिस इज एन ऑपरेटिव इंस्ट्रूमेंट अपॉन रिसीव ऑफ कंफर्मिंग डॉक्यूमेंट्स और काउंटर विद अंडरटेक टू रेमिट फंड्स यूज्ड ट्रस्ट। ये राइटिंग में गारंटी ले ली कि अगर हमारे काउंटर पे डॉक्यूमेंट आ गए हम पैसे देंगे। फिर लास्ट है पीरियड ऑफ प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रेजेंट रिप्लेस एक्सप्रेशन विद इन 21 days। तो मतलब 21 days कहाँ से, डेट ऑफ शिपमेंट, डेट ऑफ शिपमेंट से 21 दिन जोड़ो, वो होना चाहिए, वो पहले डेट आ जाए तो वो डेट लास्ट डेट होगी, और नहीं तो एलसी की एक्सपायरी लास्ट डेट होगी। अब इस एलसी में 5 फरवरी लेटेस्ट डेट ऑफ शिपमेंट और 26 फरवरी डेट ऑफ एक्सपायरी है, तो 5 में 21 जोड़े थे, 26 आती, सेम टू सेम मैच हो जाता है। मगर बाई चांस शिप 3 तारीख को सेल हो गया, 3 तारीख में थर्ड में अपने फरवरी को अपन 21 दिन जोड़े हैं, तो कितना होता है 24। तो हम 25 को भी अगर डॉक्यूमेंट जमा कराने बैंक में जा रहे हैं तो बैंक वाला बोलेगा 24 को एलसी एक्सपायर होगी, मतलब 3 फरवरी प्लस 21 days, 24 फरवरी होगी। 21 दिन पहले 26 तारीख हमारी लास्ट डेट थी, इसलिए ये ध्यान रखना है। और बाय चांस डेट ऑफ शिपमेंट 10 तारीख हो तो वो आगे 21 दिन जोड़े तो वो मार्च में चला जाता है। हम 1-2 मार्च को डॉक्यूमेंट लेके पहुंचते हैं तो वो कहते हैं 26 मार्च, 26 फरवरी आपकी लास्ट डेट थी, आपकी एलसी होगी, विच एवर कम फर्स्ट। डेट ऑफ शिपमेंट से 21 दिन जोड़े और वो एलसी की डेट एक्सपायरी डेट से पहले आ रहा है तो डेट विल बी द लास्ट डेट ऑफ प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट। और डेट ऑफ शिपमेंट में 21 दिन जुड़े, एक्सपायरी डेट पहले आ रही है और वो 21 दिन ज्यादा आगे जा रहे हैं, तो आपको एक्सपायरी डेट जो डेट पहले आ रही है वो आपकी लास्ट डेट है डॉक्यूमेंट जमा कराने की। अच्छा, कंफर्मेशन विदाउट, कंफर्म विदाउट मीन्स अनकंफर्म, एलसी इररिवोकेबल अनकंफर्म्ड है, तो आपको बार्कलेस बैंक से ही काम करना पड़ेगा, कोई कंफर्मिंग बैंक नहीं होगा यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट इसको दो और पैसे ले लो। और बार्कलेस बैंक साउंड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये ट्रेड फाइनेंस वाला जो होता है डिपार्टमेंट, वो डॉक्यूमेंट इसमें रखता है। इफ द डॉक्यूमेंट्स आर प्रेजेंटेड विद इन, मतलब लिखा है कि छोटी मोटी गलती होगी तो वो हम बाहर से पूछ लेंगे, उसमें ये नहीं माना जाएगा कि एलसी अमेंड हो गई या कैंसिल हो गई। बट डॉक्यूमेंट डिस्केंसी के साथ प्रेजेंट होंगे तो उसमें ये आगे लिखा है उन्होंने
ये वाला, ये नजर आ गया आपको, शेयर हो गया। फोर्थ पेज ऊपर लिखा है, फोर्थ पेज में विल बी ए सब्जेक्ट टू 45 GBP। एक गलती के $43 कटेंगे। तो डॉलर डॉलर में और गलतियां पाउंड में। अब ये जो एड्रेस है, प्लीज सेंड डॉक्यूमेंट टू, अब ये लिफाफे के ऊपर एड्रेस आएगा। बागेज बैंक की 3 बिल्डिंग है सपोज, तो ये सीधा स्टेट में किस में जाएगा, ट्रेड फाइनेंस वाली में। और ठीक है, और फिर बाद में उस 30 वाली बिल्डिंग के अंदर भी जाएगा, तो उसमें भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, तो लेटर ऑफ क्रेडिट डिपार्टमेंट में एलसी जाएगी डॉक्यूमेंट। और ये लिखा पेडल्चर बर्मिंघम 45 ऑथेंटिक मैसेज एंड ऑफ मैसेज। हर एक पेज पे एंड, तो आपका कंफर्म हो जाएगा एलसी एंड हो गई। ठीक है, और पेज 4 ऑफ मैसेज ऊपर भी लिखेगा, नीचे भी लिखा होगा। ये पूरी एलसी की अपन ने आज डिकोड कर दी। कुछ सवाल मोहित? हाँ सर, नो सर। ठीक है, तो ये हो गया अपना। और रिकॉर्डिंग को सेव करनी पड़ेगी, एंड करेंगे तब ना हो जाएगी। सर एक सवाल है सर। हाँ पूछे। सर जो लास्ट में उसने बोला कि अगर कोई गलती हुई तो विल चार्ज $45। छोटे पे पॉइंट काटेंगे पर गलती, पॉइंट कॉमा छोटी मोटी गलती, वो गलती नहीं करनी है। हमें सॉफ्ट कॉपी ले लेनी है एलसी की, कट एंड पेस्ट करके एप्लीकेंट का एड्रेस सब यूं क्यों लिखना है, तो विल बी द सेम। ओके सर। ठीक है, टेक केयर। इफ देर इज एनी चेंज, अगर अभी कोई चेंज है, क्या, अगर कोई चेंज है हमारी तरफ से एलसी में, सपोज द टर्म्स आर नॉट विद आर फिजिकल तो ड्राफ्ट डिस्कशन। एलसी में ही चेंज करा देना। और एलसी ओके। हीरो कल एलसी खुलने के बाद कुछ नहीं होता। ओके सर। ठीक है, वो थ्योरी पार्ट याद करो आप। ठीक है, चलो।